तो दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है ना उसमें 24 दिसंबर 2021 के हिंदी पेडागोजी के पेपर को डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग 27 दिसंबर 2021 का जो दोस्तों सीटेट का पेपर है उसके हिंदी पेडागोजी के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 के एक और न्यू क्लास में। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर ले, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बाल विकास वगैरह की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की क्लासेस, पर्यावरण वगैरह, हिंदी पेडागोजी वगैरह और साथ ही में दोस्तों मैथ पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी वगैरह, तो इन सभी क्लासेस की आपको यहाँ पर जो है ना वह नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें। तो दोस्तों चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पेडागोजी का आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। यदि आप लोगों ने कंटिन्यू हमारी जो लास्ट क्लासेस है ना उनको देखा है तो आपको यहाँ पर पेडागोजी सॉल्व किस प्रकार से करना है ये तो पता ही होगा। तो पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। तो दोस्तों विद्यार्थी जो है ना उनकी जो प्रथम भाषा रहती है, सीधी सी बात हो रही है मातृभाषा की, ठीक है ना। किस भाषा की बात हो रही है? मातृभाषा की बात हो रही है। तो मातृभाषा विद्यार्थी कब सीखते हैं, मतलब किस प्रकार के वातावरण में सीखते हैं? मैत्रीपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, औपचारिक वातावरण में या फिर प्राकृतिक वातावरण में। तो देखिए दोस्तों औपचारिक वातावरण होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों देखिए उनकी प्रथम भाषा है। तो क्या पढ़ाकर ही बच्चा सीखता है? जब वह स्कूल जाता है 10 साल का, 5 साल का हो जाता है, ठीक है ना, या जब भी उसका मतलब स्कूल में नाम लिखाता है क्या तभी सीखता है क्या? तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। मैत्रीपूर्ण वातावरण भी ना यहाँ पर सही नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है कि एक जो बच्चा है ना प्राकृतिक वातावरण में सीखता है। अब देखिए प्राकृतिक वातावरण में किसको कहते हैं? मतलब कि जिस बच्चा में, मतलब जिस वातावरण में बच्चा जन्म लेता है उसी वातावरण में अपनी भाषा को सीखता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है? पूछा गया है कि दोस्तों प्रमाणिक सामग्री नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई जो कविता है ना वह प्रमाणिक सामग्री नहीं है भाषा अधिगम के लिए, ठीक है। बात हो रही प्रमाणिक सामग्री की। बाकी विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी कवि द्वारा लिखी गई कविता। आगे देखिएगा, समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून वगैरह, व्यंग्य चित्र वगैरह। लेकिन दोस्तों पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, विशेष रूप से, ये प्रमाणिक सामग्री थोड़ी होगी, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आगे देखिएगा, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन खाली स्थान के मूल्यांकन में सहायक होता है। तो वह किसके मूल्यांकन में सहायक होता है? तो वह बोधगम्यता समझ के मूल्यांकन में यहाँ पर सहायक होता है। बात करें शुद्ध रूपता प्रवाह की, ठीक है ना, तो इनके में भी होता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको सबसे जो अच्छा है 4 ऑप्शन में से उसको करेक्ट करना, लिखना है, लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है, सुनाती है और विद्यार्थी से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता या कहती है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित क्रिया, सामूहिक कार्य, लेखन गतिविधि या फिर अंतर्ग्राही गतिविधि। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुभव आधारित गतिविधि। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अनुभव आधारित गतिविधि हो जाएगी, क्योंकि बच्चे जो है ना वह अपने अनुभव के माध्यम से जो है ना उस वाक्य को पूरा करेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है? ठीक है ना, विदेशी भाषा के शिक्षण में तो जो अनुक्रमणता का सिद्धांत है ना वह क्या सम्मिलित नहीं करता है? तो वह सम्मिलित नहीं करता है दोस्तों ध्वनि संबंधी अनुक्रम को। इसको आपको याद कर लेना, ठीक है ना, ये फिर से पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक संकेतक की सहायता से तीन लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है या करती है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता या कहती है यह पेंसिल नीली है। फिर दोनों पेनों की तरफ संकेत करके कहता या कहती है कि ये पेन लाल है। फिर एक अपने हाथ में लेता है, लेती है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहता या कहती है कि मेरे हाथ में एक पेन है और मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूँ या रख रही हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है? तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रदर्शन उपागम नहीं होगा, ना ही प्रत्यक्षण उपागम, संप्रेषण उपागम भी नहीं होगा, बल्कि दोस्तों परिस्थिति आधारित उपागम है ना।
जिस प्रकार की दोस्तों परिस्थिति होगी उसके अनुसार वह मतलब बता रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, बच्चे की भाषा में रुचि, ठीक है, ये तो बिल्कुल ये प्रभावित करेगा। माता पिता का प्रोत्साहन उत्साहवर्धन, ये भी दोस्तों क्या प्रभावित कर सकता है सीखने की प्रक्रिया में, कुछ भी सीख रहा है बच्चा, है ना। बच्चे के आसपास का परिवेश, ये भी बिल्कुल है, ठीक है ना। और अंतिम है पुरस्कार एवं दंड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुरस्कार एवं दंड, क्या ये भी मतलब प्रभावित करेगा या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो दोस्तों देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। मतलब कि का जिसमें दिया गया है गा, ठीक है ना, और घा, ठीक है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा कि बच्चे की भाषा में रुचि, है ना। उसके बाद बच्चे के आसपास का परिवेश, पुरस्कार एवं दंड जो है ना उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है। तो श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। बात अर्थ की हो रही, बिल्कुल ये हो जाएगा, है ना। शब्द अर्थ ग्रहण करना, ठीक है ना। वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों को अर्थ ग्रहण करना, लेकिन दोस्तों अर्थ को समझना बिल्कुल यहाँ पर इससे बेटर है। लिंग वचन कारक आदि में बदलकर उनके सही रूपों में प्रयोग करना, ये और ये दोनों अपरिचित शब्दों का क्यों होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाए, मतलब 1 हो जाएगा। मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्रहता में सम्मिलित है। तो अर्थबोध की योग्यता और अर्थग्रहता में क्या सम्मिलित है, देखो अर्थबोध की योग्यता श्रवण और पठन, क्योंकि दोस्तों इनके माध्यम से हम अर्थ को ग्रहण करते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, तो इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो आप इनको अच्छे से यहाँ पर पढ़ते जाइएगा कि दोस्तों जो है ना भारतीय संविधान में हिंदी भाषा जो है ना उसको क्या स्थान दिया गया है। तो इसका जो स्थान है ना वह राजभाषा का है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब भारत की स्टेट वाइड, ठीक है ना, राजभाषा है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। अभी हमने बात की हिंदी भाषा की जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया की राजभाषा है। बात करें भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा की, तो यदि हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा को दोस्तों सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका, सह राजभाषा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है। तो यहाँ पर हम यदि बात करते हैं दोस्तों, देखिए बलाघात, लहजा और संयोजन ये तो है, लेकिन व्यंग्य दृष्टि ये बिल्कुल भी यहाँ पर ध्वनि विज्ञान के 5 अवयवों में से नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है। इनमें वह कौन सा है जो कि पढ़ने का उपकौशल नहीं है। ऊंचे स्वर में पढ़ना, अर्थ बताना, पठन सामग्री पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, फिर बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। तो ये जो है ना उपकौशल नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, पढ़ने का उपकौशल नहीं है। बाकी के क्या उपकौशल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अच्छे अनुच्छेद लिखता है, ठीक है ना, एक अनुच्छेद लिखता है या लिखती है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है या देती है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता या लिखती है और विद्यार्थी से कहता या कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। तो इस प्रकार की लघु जो परीक्षा रहती है ना वह उपलब्धि परीक्षण तो होगा नहीं, बुद्धि परीक्षण, बोध परीक्षण भी नहीं होगा। इसको दोस्तों क्लोज परीक्षण कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दोस्तों हम आपको जो CTET की ऑफिशियल आंसर की है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर बता रहे हैं। यदि आपको आंसर की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4, ये प्रशिक्षार्थी की किसी दूसरी भाषा, विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना यह सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी देखिए, इनका निर्माण सुनिर्धारित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा इस श्रेणी में आती है। ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं, ये सही है। हमसे पूछा नहीं गया है तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये गलत है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।
मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।